चलो यस पीपल, कैसे हो सब? कुशल मंगल। उम्मीद करते सब बढ़िया ही होंगे। मैं बता दूं मैं भी बढ़िया हूँ। स्टार्ट करते हैं सीएमए साहब लोग आज आपकी नेक्स्ट क्लासेस दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हम लोग ने लास्ट टाइम द कॉस्ट अकाउंटिंग कवर किया था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग जो लास्ट टाइम हम लोग ने कवर किया था ना, उसको एक बार क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद फटाफट क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं मैं बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस अगेन एक बार आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है ओनली फॉर द सीएमए स्टूडेंट ऑफ पेपर नंबर 8 जो था हमारा, और ये टोटल 100 नंबर का था, और इसको भी हमने बाइफर्केशन इन क्लास 1 में सारी की सारी चीजें कवर अप किया हुआ है। तो आज जहां पे हमारा कॉस्ट चल रहा था, तो आपको आज कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी आर्टिकल्स, एनीथिंग और एनी गुड्स और एनी आइटम्स, जितने भी थिंग्स है, जितने भी आर्टिकल्स है, कोई भी गुड्स है या फिर कोई भी सर्विस है, उस पे जितने भी एक्सपेंसेस इनकट किया जाएगा वो सारा का सारा क्या होता है, हमारा कॉस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस दो हो सकते हैं, एक मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी की अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंसेस बट इन द टर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी। या फिर हमारा कोई नोशनल एक्सपेंसेस है ना, वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस बन जाएगा, और वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ गुड्स का क्या बन जाएगा, दैट विल बी द कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सर क्या हमने एक्सपेंसेस इनकट किया है, बल्कि हमें ये आपको फाइंड आउट करना है इन होल कॉस्ट अकाउंटिंग, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की क्या लागत हो सकती है, वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये नहीं फाइंड आउट करना है कि सर कॉस्ट कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर एज ए कॉस्ट। मतलब अगर हम किसी कस्टमर से कोई भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस ले रहे हैं, तो उस सेलिंग प्राइस में हमारी कॉस्ट के नाम पे कितना रिकवर होना चाहिए, ये कॉस्ट को फाइंड आउट करना ही हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव है। तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करने जा रहे हैं ना सर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट का मतलब क्या एक्चुअल में हुआ वो नहीं है, हमारे ये है कि क्या हमारी कॉस्ट एक्चुअल में हो सकती है, ताकि हम वो अपनी किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बनाने के लिए उस कॉस्ट को यूज करें और प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर पाए। जब हमारे पास ये वाली कॉस्ट आ जाएगी ना, इस कॉस्ट को हम एक बेंचमार्क बना देते हैं, और बेंचमार्क बना के जब एक्चुअल में प्रोडक्शन करने जाते हैं, तो उस समय जब एक्चुअल में प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो उस समय एक्चुअल में प्रोडक्शन करते समय जो हमारी कॉस्ट लग रही है ना, उस कॉस्ट को अपनी असर्टेन की गई कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद देखते हैं कहां पे हमारी ये कॉस्ट ज्यादा हो रही है और कहां पे हमारी ये कॉस्ट कम हो रही है, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई प्रोडक्शन करना चाहेंगे इन फ्यूचर, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को वापस से क्या करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ये में साहब लोग। अब जैसे अगर मैं बात करूं आज की, अगर मैं बात करूंगा सारी की सारी चीजें हम कवर अप करेंगे, बट एक चीज ध्यान रखना है, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ना हमें पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट माइंड आपको सेट कराना पड़ेगा। अगर हम कंसेप्ट को सेट करा देना तो हमारी पूरी की पूरी कॉस्ट खत्म हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें ना, कॉस्ट की ही बात करें, कॉस्ट की बात करें ना, बात करें बंधु लोग, कॉस्ट की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट टू a certain total cost, to a certain cost of product, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं, बिफोर प्रोडक्शंस, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले अगर उस प्रोडक्ट की हम कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वही हमारा कॉस्ट है। जैसे कि अगर सपोज करो ना, मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कौन सा, ये बॉटल मेरे को बनाना है, ये बॉटल। अब ये बताना, ये बॉटल को अगर मैं बनाऊंगा, बना के तभी तो मैं मार्केट में सेल करूंगा, तभी तो मैं मार्केट में सेल करूंगा। तो अगर हम बात करें आज, आज कौन सी डेट है बच्चा, आज मान के चलो अगर 1 अप्रैल है, ध्यान सुनना, 1 अप्रैल 2024 है, तो बताना मेरे को पता है कि मेरे को बॉटल बना के बेचना है। हमने कहा कि ना मैं 10,000 बॉटल बनाऊंगा, 10,000 बॉटल, 10,000 बॉटल बना के मैं क्या करूंगा ना, मैन्युफैक्चरिंग करके मैं सेल करने वाला हूं। जब मैं इसको सेल करने वाला हूं, तो मेरे को ध्यान से बताना, इस सेल के लिए मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। लेकिन सेलिंग प्राइस हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे ना, जब हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट होगा,
और साथ में क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब मेरे को ये बताना है, ये बॉटल मैंने 1 अप्रैल 2014 को, ये 24 को सोच के रखा है कि मुझे ना 10,000 बॉटल बनाना है। अब 10,000 बॉटल को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आ सकती है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट हमारी कितनी आ सकती है, या हम कितना कॉस्ट इनकर्ड करेंगे ना। मान के चलो ये आ गया कि मुझे पता चला कि 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आने वाली है। अब ये कॉस्ट कैसे आने वाली है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरी की पूरी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। तो मतलब अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज अ मेथड, इट इज अ टेक्निक टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले कॉस्ट को असर्टेन करने की टेक्निक हमें कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। अब ये 1 लाख रुपए आया तो हमने कहा भाई इस पे 20% प्रॉफिट, हमारा 20,000, तो मेरी सेलिंग प्राइस ये 10,000 बॉटल की कितनी हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगा। दिस इज माई एस्टिमेशन। जो हमने एस्टिमेट किया है कि 10,000 इन फ्यूचर अगर हम कोई भी बॉटल को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस 10,000 बॉटल की कॉस्ट कितनी आने वाली है, 1 लाख आने वाली है। और ये 1 लाख कैसे आएगा, यही तो हमें कौन बताएगा, पूरी की पूरी कॉस्ट बताती है, पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। ये पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें यही बताएगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, या व्हाट अमाउंट टू बी द कॉस्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कॉस्ट हमें कस्टमर से कितना रिकवर करना है। अब मेरे को बताना, जब ये डिसाइड हो गया ना, फिर एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग होगा। एक्चुअल में जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना बच्चा लोग, एक्चुअल में जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, तो वापस से मैं बता दूं, अब जो ये कॉस्ट लगी होगी एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, वो हमारी कौन सी कॉस्ट बन जाती है, एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है। अगर ये कॉस्ट मान के चलो लग गई है 1,10,000, तो मेरे को बताना, मैंने 1 लाख रुपए सोचा था कॉस्ट लगनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में लगी कितनी, 1,10,000। तो बताना 10,000 मेरे को लॉस होगा ड्यू टू कॉस्टिंग। कॉस्ट की वजह से मेरे को ये लॉस है, कॉस्ट की वजह से मेरे को ये लॉस है, तो इसको हम लोग कॉस्टिंग लॉस के भी नाम से बोलते हैं, कॉस्टिंग लॉस के नाम से भी बोलते हैं। तो मतलब हम लोग जो कॉस्टिंग करने वाले हैं ना, सीएमए साहब लोग, कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले जो हमारी कॉस्ट होगी उस प्रोडक्ट, उस सर्विस की, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है कि सर जब कॉस्ट आ जाता है ना, इजीली हम प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब प्रॉफिट आ जाता है तो इजीली हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को भी असर्टेन कर लेते हैं। लेकिन जैसे जब सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, फिर यही कॉस्ट को जो हमने फाइंड आउट किया था और जो हमारी रियल में कॉस्ट आ रही ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके इसका क्या करते हैं, आगे चल के एनालिसिस करते हैं। तो मतलब हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट। बट ध्यान रखना, ये टोटल कॉस्ट क्या होता है, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस कॉस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले फाइंड आउट कर ले, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ना फाइंड आउट किया जाता है पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट डेटा के बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है, जो कि अभी हम लोग सारा का सारा कवर अप करेंगे। अब ये आता है कि सर जब हमारे पास ना ये कॉस्ट आ जाता है, जब ये कॉस्ट आ गया सर, जब ये कॉस्ट आ गया, तो ये हमारी कॉस्ट बनती है फॉर सेलिंग प्राइस बनती है। हमें सेलिंग प्राइस को अगर फाइंड आउट करना, तो ये कॉस्ट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, एक सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देते हैं, और जब सेलिंग प्राइस हमारा फिक्स हो जाता है तो उसी पे हम प्रोडक्ट को क्या करना शुरू करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं। अब मेरे को ये बताना, इसके बाद जब हम एक्चुअल में इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने शुरू करते हैं ना, तो हमारी कॉस्ट ज्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। हमारी सोचे गई कॉस्ट से ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अगर ज्यादा लग जाएगा ना, तो मेरे को लॉस हो जाएगा, ड्यू टू क्या, ड्यू टू कॉस्ट हो जाएगा। और अगर कम लगता है तो मेरे को एक एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगी, ड्यू टू कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग की वजह से मेरे को प्रॉफिट भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर और नॉट क्लियर? अब मेरे को ये आता है बच्चा कि सर ये जो आपने बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का होता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना सीएमए साहब, ये कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, इस कॉस्ट को। जब इस कॉस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं ना, अपनी कॉस्ट के
कॉस्ट को क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। जब कॉस्ट को ना हम क्लासिफाई करने जाते हैं, कॉस्ट को जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है ना, तो कॉस्ट को जब हम बाइफरकेट करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द अदर थिंग्स, नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, ये कॉस्ट हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होता है, क्लासिफाइड किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि सर एक बिजनेस में जो हमने क्लासिफिकेशन यूज किया है ना, वही दूसरे बिजनेस में यूज किया जा सके, इट इज नॉट अ पॉसिबल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है बच्चा, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करना ना, कॉस्ट को क्लासिफाई करना मैंडेटरी होता है, कॉस्ट को क्लासिफाई करना मैंडेटरी होता है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ना कई तरीके से किया जा सकता है, कई तरीके से, जो कि लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। जो ट्रेसेबिलिटी होता है ना, तो हम इस 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी कॉस्ट लग सकती है, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ये डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस में जब भी कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, क्लासिफिकेशन उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। आगे चल के देखेगा ना, सारा का सारी चीजें हम लोग को कवर अप मिल हो जाएगा। आई थिंक दैट कि यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्टिंग समझ में आ गया होगा, कि एक कॉस्ट की जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो कॉस्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अगर हम इन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे चलेगा ना, मुझे इजीली पूरी की पूरी कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा, आसानी से हम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। पहला हम लोग का क्लासिफिकेशन हो चुका था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें दो कॉस्ट आते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि सर ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। द कॉस्ट विच आर प्योरली एक्सक्लूसिवली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली एंड प्योरली अगर रिलेटेड है, तो वो कॉस्ट हमेशा और हमेशा कौन सी कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो वो कॉस्ट जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट तो है, अच्छा रिलेटेड टू प्रोडक्ट तो है, सीएमए साहब रिलेटेड टू प्रोडक्ट तो है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, नॉट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं है रिलेटेड तो है बट नॉट डायरेक्टली। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताना, जैसे कि मेरे को ना बच्चा, जहाँ पे यहाँ पे बताना मेरे को ना क्या करना है, सुनो। मेरे को ना प्योर घी बनाना है, प्योर घी, ध्यान सुनना, प्योर घी बनाना है। इस प्योर घी को बनाने के लिए ना मेरे पास फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, प्योर घी को बनाने के लिए फैक्ट्री है। अब प्योर घी को जब बनाई जाती है ना, तो बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, ये देखो बॉक्सेस है, इस बॉक्सेस में क्या रखे जाते हैं, प्योर घी, प्योर घी रखे जाते हैं, बनाने के बाद इसमें रख दिया जाता है। ये जो फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री की मैं बात बता दूं, इस फैक्ट्री का रेंट है बच्चा 1 लाख रुपए है। अच्छा, इस फैक्ट्री में ना काम करने वाले इम्प्लाई भी हैं, जो इम्प्लाई है ना, जो इम्प्लाई है, जो ऑफिस को देखते हैं, जो अदर थिंग्स को देखते हैं, नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को नहीं देखते हैं, इम्प्लाई है जो ऑफिस को देखते हैं, ऑफिस कंप्लायंसेस देखते हैं, उनको 1 लाख पे किया जा रहा है, 1 लाख पे किया जा रहा है, ध्यान से सुनना है। अब बताना, अगर प्योर घी को बनाना है ना, तो मेरे को मिल्क चाहिए होता है और साथ में मेरे को लेबर हो चाहिए होता है, मिल्क चाहिए और लेबर। अगर मैंने मिल्क मान के चलो 1 लाख रुपए का लगाया, लेबर 1 लाख रुपए का लगाया, तो बता रहा ये जो प्रोडक्ट है ना, डायरेक्टली हमारे प्योर घी से रिलेटेड है। ये जो कॉस्ट है ना, मटेरियल और लेबर, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारे प्योर घी से रिलेटेड है, प्योर घी से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है। लेकिन मेरे को आपको बता दूं ना, ये जो रेंट पे किया जा रहा है ना, वो आपका केवल और केवल प्योर घी से डायरेक्टली अटैच नहीं है। हो सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ना सर और भी चीजें बन रही हो, प्योर घी के साथ साथ डालडा घी भी बनाई जा रही होगा,
हो सकता है। तो बताना ये जो रेंट है ना प्योर घी और अदर घी से भी रिलेटेड हो सकता है। और अगर ये इम्प्लाई कंप्लायंसेस की बात करें ना, वो केवल और केवल प्योर घी की कंप्लायंसेस नहीं देखते हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंसेस देखते हैं। अब ये जो दोनों कॉस्ट पे किया गया है ना, किसको पे किया गया, वो प्योर घी और अदर प्रोडक्ट से तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट हाँ वो है उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं का प्रोडक्ट है, उन्हीं से रिलेटेड है। तो मैं इस 2 लाख रुपए को भी इस प्योर घी में और अदर प्रोडक्ट में ट्रांसफर करता हूं। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि सर जो 2 लाख रुपए आपने इनकट किया है ना, वो 2 लाख रुपए प्योर घी से कितना पोर्शन है, कितना अमाउंट रिलेटेड टू प्योर घी है एंड कितना अमाउंट रिलेटेड टू अदर थिंग्स है। अगर हम इसका अगर बाइफरकेट कर दे, क्लासिफिकेशन अपोर्शनमेंट कर दे, एब्जॉर्प्शन कर दे या एलोकेट करते हैं, तो ये जो हो ना वो एलोकेट होके वो हमारे ओवरहेड या हमारे प्योर घी में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ऐड कर दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि सर अगर हम ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को जो बनाने जा रहा हूं मैं, जिस प्रोडक्ट को मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिस प्रोडक्ट का मुझे प्रोड्यूस करना है, जिस प्रोडक्ट का मुझे प्रोडक्शन करना है ना, उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली कौन कौन से एलिमेंट अटैच हैं और कौन कौन से एलिमेंट हमारे इनडायरेक्ट अटैच है, उसको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। और क्लासिफाई करने के बाद फिर हम कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। और अगर इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी हो जाएगा। यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर, ये लास्ट टाइम हम लोग ने कवर किया था। जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी होगी ना सीएमएस, तो हमेशा उस प्रोडक्ट में जो मेन कॉस्ट होगी ना वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा, और जो सेकेंडरी कॉस्ट होती है ना वो इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि सर डायरेक्ट कॉस्ट को और भी किसी नाम से बोलते हैं, बराबर, हम डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम फंक्शनल वाइज बात करते हैं तो वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड, वहां पे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और एक कौन सा आ जाता है, हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। इन सारे की सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं अमंग द प्रोडक्ट इन 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 स्पेसिफिक रेशियो में। अब यहाँ पे आता है कि सर जब भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाते हैं ना, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट सबसे आसानी से हमारा क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट कॉस्ट की एलोकेशन की बात होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की चार्जिंग की बात होती है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने में। क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट ना किसी मेनली एक प्रोडक्ट से तो रिलेटेड होते नहीं है, वो आपकी पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ना पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर कराया जाता है ओवरहेड। और ओवरहेड जो चैप्टर है ना, वो केवल और केवल आपको ये बताता है कि हाउ टू एलोकेट द कॉस्ट टू द प्रोडक्शन। मतलब हम अपनी कॉस्ट को किस वे में, अपनी ओवरहेड को किस वे में अपने प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि आगे चल के हम लोग कवर अप करेंगे। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब भी हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे ना, वो कॉस्ट हमारी क्या होगी, एस्टिमेटेड बेसिस पे होनी चाहिए। तीसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस को ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे, हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। पता ना, नेचर वाइज ही अपने बिजनेस को क्या करते हैं, क्लासिफाई करेंगे। नेचर वाइज बिजनेस को ही क्लासिफाई करेंगे। जैसे ही बिजनेस हमारा जिस नेचर को होगा, उस तरीके से उसमें हमारी कॉस्ट का बाइफर्केशन किया जाएगा। अब आते हैं इसके साथ सेकंड हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, इसको नोट करेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बच्चा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बताना, दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर अगर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड है।
जहां तक मेरे को उम्मीद है कि पूरी पूरी क्लास आज यहाँ पे कंप्लीट होगी, पूरी की पूरी यहाँ पे आपको समझाएंगे कि सर वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या, सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, और सर क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये जो कॉस्ट हमारे दिया गया है, ये जो खर्च दिया गया है ना सर, ये वेरिएबल नेचर का है कि ये हमारा फिक्स्ड नेचर का है कि ये हमारा सेमी वेरिएबल नेचर का है। आ जाओ बच्चा लोग, आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ, यहां से स्टार्ट करना आप शुरू करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे द कॉस्ट, वर्ड पे ध्यान रखना, द कॉस्ट which are incurred, the cost which are incurred as per the number of units produced, number of unit produced और number of unit productions। मीन सर कहना क्या चाहते हैं, ये वो कॉस्ट है ना बच्चा, ये टोटली डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्शन के ऊपर। if my production if my production are increasing, then my cost will also be increasing। मतलब अगर हमारी प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स इंक्रीज होगा, डे बाय डे इंक्रीज होगा ना, हमारी कॉस्ट भी डे बाय डे इंक्रीज अगर हो रही है, तो वो जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, वो कॉस्ट हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब सर अगर हमने 10,000 यूनिट बनाया और कॉस्ट 10,000 की आ रही है, जब 12,000 बनाया तो कॉस्ट 12,000 की आ रही है, तो वो जो कॉस्ट है हमारी वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। मतलब जिस रेशियो में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिस रेशियो में यूनिट बढ़ेगा, उस रेशियो में टोटल एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं, टोटल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो वो कॉस्ट हमारे कौन से हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा सर, द कॉस्ट विच आर इनकर्ड एज पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अच्छा सर, कोई इसका एग्जाम्पल करा तो आपने कहा एक एग्जाम्पल लिखेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट यहां पे लिखेंगे कॉस्ट। बच्चा सर अगर 1,000 रुपए है, कॉस्ट 2,000 रुपए, अगर यूनिट 1,000 है तो कॉस्ट 2,000 है, अगर यूनिट आपका 2,000 है तो ये हो जाएगा 4,000, ये है 3,000 तो ये 6,000, अगर ये 8,000 तो ये है 16,000। 16,000 सर 1,000 यूनिट थी तो कॉस्ट 2,000 थी, अगर 2,000 यूनिट है तो कॉस्ट 4,000 है। मतलब जिस रेशियो में आउटपुट बढ़ेगा, जिस रेशियो में आपके यूनिट बढ़ेंगे, जिस रेशियो में आपके प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जिस रेशियो में आर्टिकल्स बढ़ेंगे, उसी रेशियो में अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जो 2,000 कॉस्ट है ना 1,000 यूनिट के लिए है, तो अगर हम इसका कॉस्ट पर यूनिट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, तो बताना 2,000 डिवाइडेड बाई 1,000 ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। 2,000 डिवाइड बाई 1,000 तो ₹2, और 4,000 डिवाइड बाई 2,000 कर दें हम लोग, 4,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 4,000 डिवाइडेड बाई 2,000 अगर करते तो भी पता है ₹2 आएगा। 6,000 डिवाइडेड बाई 3,000 कर देना तो भी ₹2 आएगा। 16,000 डिवाइड बाई 8,000 कर दे तो भी रुपीज हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ओह सर अच्छा, ये बात हमने कहा। अब यहाँ पे बताना बच्चा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है सर, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, जैसे जैसे यूनिट हमारी बढ़ेगी, जिस रेशियो में यूनिट बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारी कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उस कॉस्ट को बोलेंगे ए भाई तू कॉस्ट ना, कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे जैसे यूनिट कितना, जैसे जैसे यूनिट बढ़े कॉस्ट भी बढ़े, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट
रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो जाए, यूनिट अगर जिस रेशियो में बढ़ रहा है टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा, सेम है। ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द एक्टिविटी या लेवल ऑफ द आर्टिकल्स अगर सेम है तो ऑलवेज भी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। यहां तक नोट करेंगे, फिर इसके बाद एनालिसिस करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलो आज यहाँ पे नोट करो सभी लोग। चलो चलो इधर 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 ध्यान दो। चलो चलो इसको नोट करो फटाफट। कॉस्ट की बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। दो चीज ध्यान रखना है, जिस रेशियो में प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी रेशियो में, जिस रेशियो में प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी रेशियो में आपकी ओवरऑल कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो वो कॉस्ट हमारी हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मान के चलो ईच एंड एवरी लेवल पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं ना, वो बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ही बोलेंगे। मतलब दो चीजें हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन हाँ, बढ़े कितना भी बढ़े, उसकी कॉस्ट पर यूनिट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, एट ईच एंड एवरी एक्टिविटी लेवल पे जो भी होगा वो आपका रिमेन्स कांस्टेंट है, तो हमेशा आंख बंद करके वो कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बच्चे, सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं सर। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट की, फिक्स्ड कॉस्ट में पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, लिखेंगे द कॉस्ट which are the cost which are constant, which are constant, लेकिन constant किस में, टोटल में। the cost which are constant at each level of production, or activity, the cost which are constant total at each level of activity or production, मतलब कितना भी यूनिट बना लो, 1000 2000 5000 10000 कितना भी बना लो, लेकिन कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसी कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल करेंगे। चलो इधर 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 चलो आ जाओ, आ जाओ सीएम सर, इधर एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे इसको नोट करो। चलो एग्जाम्पल सर कराओ आप, एग्जाम्पल हमने कहा, लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे लिखा हमने कॉस्ट। अच्छा, अगर 1000 यूनिट है ना, कॉस्ट 2000। अगर 2000 यूनिट है तो कॉस्ट 2000, यूनिट 3000 कॉस्ट 2000, यूनिट 8000 कॉस्ट 2000। ओह माय गॉड सर, इसमें क्या हो गया पता है आपको? देखो यहाँ पे आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है, यूनिट चेंज, कॉस्ट चेंज, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटी पे क्या है, हमारा सेम है, कांस्टेंट है। ये इस कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है सर, यहाँ पे तो पर यूनिट सेम था, हमने कहा बराबर, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सेम है ना पर यूनिट, यहाँ पे जो सेम है ना ये टोटल में है। अगर हम इसका पर यूनिट निकालेंगे ना तो क्या होने वाला पता है आपको? पता है आपको? देखो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, 2000 डिवाइड बाई 1000 2 रुपीज, 2000 डिवाइड बाई 2000 1 रुपए, 2000 डिवाइड बाई 3000 कितना, 0.66, और 2000 डिवाइड बाई 8000 0.25। ओ सर, यहाँ पे ना कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट था, यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल है, नॉट फिक्स्ड है। कॉस्ट पर यूनिट इज variable nature in case of fixed cost, but total remains same,
टोटल रिमेन सेम, तो ऐसी कॉस्ट होती है कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फटाफट बना लो। अभी सारी चीजें हम एनालिसिस में कराते हैं, यहां तक नोट करेंगे, यहां तक बच्चा, यहां तक नोट करो श्रेय साहब, नोट करो श्रेय साहब। चलो सर, ओ सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट अभी उस पर भी करेंगे बातें बाद में, पहले ये फिर उसके बाद चलेंगे आगे। चलो चलो, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर, लगे हाथ उसको भी करा दो ना, हमने कहा कर लो आप। लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट include the cost include the cost include variable cost, fixed cost, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जिस कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों छिपा हुआ है ना, वो कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट हो जाती है? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। एग्जांपल आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दो सर। नंबर ऑफ यूनिट, वही एग्जांपल रखिएगा, हमने कहा नंबर ऑफ यूनिट 1000, 2000, 3000 और 8000। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट जो आ रहा है ना, वो है वो है वो है 3000, ये है 5000, ये है ना 7000, ये है 9000। अब यहाँ पे देखो टोटल हमारा सेम नहीं है, टोटल सेम नहीं है बच्चा, टोटल सेम नहीं है। तो सर कॉस्ट पर यूनिट तो चेक करा दो एक बार, कॉस्ट पर यूनिट चेक कर लो। कॉस्ट पर यूनिट ये हो जाएगा 3 रुपए, ये हो जाएगा पता है 2.50, ये हो जाएगा आपका 2.333 और ये हो जाएगा 1.11। तो यहाँ पे देखो ना सीएमए साहब, कॉस्ट पर यूनिट भी सेम नहीं है, टोटल भी नहीं सेम है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज नॉट अ फिक्स, दिस विल बी सेमी वेरिएबल। एंड वेन एवर सेमी वेरिएबल की बात होगी तो इन कॉस्ट में दो चीज छिपा होगा, एक तो छिपा है वेरिएबल और एक तो छिपा है हमारा सेमी वेरिएबल। अब इन सारी की सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे, बट बिफोर दिस हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, फिर आगे करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको इतना छोड़ दो, अभी इसमें कुछ हम लिखाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल आ जाओ बच्चा, एग्जाम्पल आ जाओ, इधर इधर इधर। चलो सीएम साहब आ जाओ, सभी लोग इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, identify variable cost, fixed cost, semi variable cost। Identify variable cost, fixed cost, semi variable cost from the following information। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। चलो आ जाओ, यहां पे लिखेंगे प्रोडक्शन, यहां पे लिखेंगे मटेरियल, यहां पे लिखेंगे लेबर, यहां पे लिखेंगे, ये ना मटेरियल है, पूरा नाम लिखो भाई, मटेरियल, ये है लेबर, यहाँ पे लिखेंगे रेंट, यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर्स।
बताना। प्रोडक्शन जो था ना मेरा 1000 यूनिट्स, मटेरियल था ₹10 पर यूनिट। जब 2000 था ना तो ₹20 पर यूनिट। जब 3000 था ना, सॉरी, ₹10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। जब 8000 था ना तो भी ₹10 पर यूनिट। और लेबर की बात करें ना तो ये था 20,000, 40,000, 60,000 और 1,60,000। रेंट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। सॉरी, चलिए हो गया यहाँ पे सबका, मे बी हो ही गया होगा। रिपेयर्स जो है ना, रिपेयर्स, रिपेयर्स, इधर 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 इधर, रिपेयर्स, रिपेयर्स जो है ना, रिपेयर्स जो है ना, रिपेयर्स वो है 15,000, वो है वो है 25,000, वो है वो है 35,000 और वो है 85,000। And requirement of the question to identify which one is the variable cost and which one is the fixed cost and which one is the semi variable cost. Now स्टार्ट करो यहाँ पे और फटाफट सब लोग जवाब देना, बताना कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब मेरे को ये बताना बच्चा, हमें ये ढूंढना है कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है, केवल नाम बताना है आपको, कौन सा एक्सपेंसेस, कौन सा कॉस्ट हमारा मटेरियल और लेबर और प्रोडक्ट रिपेयर्स और हमारे कौन सा रेंट में कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है कौन सा सेमी वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा सॉल्यूशन, आ जाओ बच्चा सॉल्यूशंस और देखते हैं कैसे इसको करना है। लिखेंगे स्टेटमेंट showing identification of cost, identification of the cost। ये मैंने लिखा वेरिएबल और ये लिखा फिक्स्ड और ये लिखा सेमी वेरिएबल। आ जाओ सभी लोग देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। बताना सर, सबसे पहले ना मटेरियल को ले लेते हैं। मटेरियल को अभी हमने एग्जांपल में आपको कराया था कि अगर ईच एंड एवरी लेवल पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट जिस भी एक्सपेंसेस का सेम हो जाए, वो एक्सपेंसेस हमारी किस कैटेगरी में चली जाएगी, वो चली जाएगी वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में। जिस भी आपके एक्सपेंसेस, जिस भी कॉस्ट की पर यूनिट सेम हो जाए ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, तो वो हम एक्सपेंसेस, उस कॉस्ट को हम किस नाम से बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। whenever my cost per unit of the cost are constant at each and every level of the production or activity, such types of the cost always be considered as variable cost। hence now तो मटेरियल कॉस्ट बताना, मटेरियल कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट क्या है, रिमेन सेम है। सर, जब 1000 यूनिट बनाया गया तो 10 रुपए पर यूनिट था, और जब 2000 बनाया गया तो 10 रुपए पर यूनिट, और 3000 बनाया गया 10 रुपए पर यूनिट, और 8000 जब बनाया गया था ना तो वहां पे 10 रुपए पर यूनिट ही था। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो वो बन जाएगा हमारा वेरिएबल। और यहाँ पे ना बच्चा फटाफट हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे वेरिएबल में, कि जो मटेरियल है ना वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मटेरियल है ना वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मटेरियल है ना वो वेरिएबल कॉस्ट है। whenever any production, whenever any activity, whenever any units are produced by the organization entity, material always be considered as variable cost। मतलब क्या सर, मटेरियल अगर हम 10,000 बनाएंगे तो 10 रुपए की रेट से आ जाएगा पर यूनिट की रेट से। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट आते हैं लेबर पे। ओ लेबर पे आते हैं सर, लेबर पे, लेबर देखो, लेबर 1000 था तो सर 20,000, 2000 था तो 40,000,
3000 था तो 60,000, और जब 8000 था ना तो 1,60,000। जब हमारे पास ना 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया था तो लेबर 20,000 आई थी, जब 2000 प्रोड्यूस किया तो लेबर 40,000, और जब 3000 प्रोड्यूस किया तो लेबर 60,000, और जब 8000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तो लेबर कितना आ गया, 1,60,000 आ गया, 1,60,000। तो मैंने एक चीज और भी बताया था कि अगर हम टोटल की बात करेंगे तो जिस रेशियो में यूनिट बढ़ा उसी रेशियो में अगर टोटल बढ़ रहा है, जिस रेशियो में यूनिट बढ़ रहा है उसी रेशियो में अगर टोटल बढ़ रहा है तो भी वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल नेचर की कॉस्ट होती है, वेरिएबल नेचर की कॉस्ट हो जाएगी। जिस रेशियो में हमारा टोटल बढ़ेगा, यूनिट बढ़ेगा, उसी रेशियो में अगर टोटल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो वो भी हमारा किस नेचर का हो जाएगा, वेरिएबल नेचर का हो जाएगा। या तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर लो, और कॉस्ट पर यूनिट अगर कांस्टेंट निकल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में ना, इस वाले में अगर पर यूनिट निकालना चाहें तो सीएमए साहब बताना कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर 20,000 लेंगे, डिवाइड बाई 1,000 करेंगे तो ₹20 आ जाएगा। 40,000 लेंगे, 2,000 करेंगे ना तो सर 20 आ जाएगा। 60,000 को डिवाइड कर देंगे ना 3,000 से, सर 20 आ जाएगा, और 160 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो भी 20 आ जाएगा सर। तो इसका मतलब कि लेबर भी हमारा कौन सी कॉस्ट है, बताना सीएमए साहब, बताना बताना कौन सा है, वेरिएबल नेचर का है। तो यहाँ पे लेबर भी आ जाएगा, मटेरियल और लेबर दोनों कौन सा है, वेरिएबल नेचर का है, दोनों वेरिएबल नेचर का। यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर, यहां तक क्लियर। आज फटाफट रेंट पे करते हैं, रेंट, रेंट पे, रेंट पे आते हैं, रेंट पे आते हैं, रेंट पे। चलो आज रेंट पे, रेंट पे, इधर इधर रेंट पे बनाना। रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट बताना आपका 1,000 पे 2 लाख रुपए है, और 2 लाख रुपए 2,000 यूनिट पे भी है, और 2 लाख रुपए 3,000 पे भी है, और 2 लाख रुपए 8,000 पे भी है। तो इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रही है ना, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द रेंट ना रिमेन सेम है। और जब हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द रेंट रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, तो उस टाइप के एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस हमारी फिक्स्ड कॉस्ट मानी जाएगी। तो इसका मतलब रेंट जो है ना सर, रेंट जो है ना ये कौन सा नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है। रेंट जो है ना वो फिक्स्ड नेचर का है, रेंट जो है ना वो फिक्स्ड नेचर का है। यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर। आज हम लोग कहां पे आते हैं, रिपेयर्स में। रिपेयर्स की बात करते हैं, रिपेयर्स की बात करते हैं, रिपेयर्स की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी आप आ जाते हैं, सेमी रिपेयर्स की बात कर रहे थे। रिपेयर्स अगर हम बात करें तो रिपेयर्स यहाँ पे देखो 15,000 रुपए दिया है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 85 है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा सर ये वेरिएबल नहीं है, ये मेरा फिक्स नहीं है, ये सेमी वेरिएबल है। अब आपको बता दूं कि वेरिएबल की पहचान क्या होती है, कि जैसे जैसे हमारी पर यूनिट, जैसे जैसे हमारी टोटल प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज होगा, जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में अगर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन हाँ, ईच एंड एवरी लेवल में हमारा क्या होना चाहिए, उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। दूसरा चीज हमारा वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, कि कॉस्ट पर यूनिट अगर सर ईच एंड एवरी लेवल पे सेम हो जाए ना तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें बात करूं ना, रिपेयर्स में अगर बात करूं तो ध्यान से देखो, रिपेयर्स में अगर बात करूं तो बताना यहाँ पे 15,000 रुपए था, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, और ये कितनी यूनिट की रिपेयर्स है, 1,000 का। तो और जब हमारा 2,000 हुआ तो ये कॉस्ट 25 हो गया, जबकि अगर वेरिएबल होता तो ये 30,000 हो जाता। अगर हमारा ये 1,000 से 2,000 यूनिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब 100% यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट भी अगर 100% इंक्रीज हो जाती तो वो हमारे लिए बन जाता वेरिएबल कॉस्ट। या फिर 2,000 से जब 3,000 हो रहा है ना तो 25 से हमारा कितना होना चाहिए था, 150% बढ़ना चाहिए था। और ये 150% न बढ़ के केवल 10,000 रुपए बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं सर, ये वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। और फिक्स्ड कॉस्ट का क्या बताया था, कि नंबर ऑफ यूनिट कितना भी चेंजेस हो, लेकिन हमारी कॉस्ट में कोई चेंजेस अगर नहीं हो रहा है ना,
अगर नंबर ऑफ यूनिट में चेंजेस हो रहा है तो होने दो, लेकिन कॉस्ट में अगर कोई चेंजेस नहीं हो रही ना तो वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब जैसे अगर रिपेयर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे रिपेयर्स कांस्टेंट थोड़ी है, 15,000 है, फिर 25 है, फिर 35,000 है और उसके बाद 85,000 है। तो इसका मतलब ये जो रिपेयर्स है ना, न तो फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर में आ रहा है, न तो वेरिएबल कॉस्ट के नेचर में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की नेचर में। तो इसका मतलब सर जो रिपेयर्स है ना उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो रिपेयर्स है ना उसको हम डिफाइन करेंगे एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बताना यहाँ तक क्लियर और नॉट क्लियर? और मुझे उम्मीद है सीएमए साहब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सर ये बताना मेरे को, ये हम जो आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉस्ट का, क्यों करने जा रहे हैं? जब तक हमें कॉस्ट का ना नेचर नहीं पता होगा, जब तक हमारे एक्सपेंसेस का ना नेचर नहीं पता होगा, तब तक हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करना है तो नेचर ऑफ द कॉस्ट बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट बहुत जरूरी है। बच्चा लोग यहाँ तक बताना क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक बताना क्लियर और नॉट क्लियर? ये बिहेवियर क्यों बोलते हैं सर? ये बिहेवियर इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट के बिहेव पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ यूनिट हमारा इंक्रीजिंग बिहेवियर में है तो कॉस्ट हमारा इंक्रीजिंग है तो ये हो जाएगा वेरिएबल, और अगर ये डिक्रीजिंग बिहेवियर में है तो हमारा ये वेरिएबल, हमारा कॉस्ट हो जाएगा वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर और नॉट? मेरे को उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं ना, एक और एग्जांपल करते हैं बच्चा, बट बिफोर बिफोर एग्जांपल हम एनालिसिस लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एनालिसिस लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में। बताना हाउ टू how to identify identify कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई बोलो ना, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? सर ओ सर मैं आपको बता दूंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने का ना सर दो तरीके हैं। पहला बता दो, if number of units are increased, अगर नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाए जाते हैं तो बताना कॉस्ट किस में, टोटल में, आर ऑल्सो increased in same ratio of production। या फिर सर पता है बी पॉइंट क्या? सर कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी इफ कॉस्ट पर यूनिट remain constant for if cost per unit remain constant for each and every level of production, if cost per unit remains constant for each and every level of productions, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या पता है आपको? हाँ 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 हाँ? बताना बच्चा, पता है? हाँ सर, ये बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर इंक्रीज्ड, कॉस्ट या टोटल आर ऑल्सो इंक्रीज इन सेम रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन, तो हमारी कॉस्ट हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन सीएमए साहब लोग ध्यान रखना है, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। अगर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट पर यूनिट भी क्या है, सेम है, तो भी वो हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। ओ सर सुनो ना, हमने कहा बोलो। सर ये बताओ मेरे को, फिक्स्ड कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? ओ ओ ओ ये भी आपको जानना है? हाँ सर, तो लो ना आप लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई if number of units if number of units are increased or decreased
but total cost या expenses are constant are constant are constant clear or not clear? सर सेमी वेरिएबल अभी आते हैं ना बच्चा, आते हैं, सब कुछ करेंगे, आराम से करेंगे। तीसरा पॉइंट पहले लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। ओ माय गॉड सर, अभी पता चला कि वेरिएबल कॉस्ट को हम किस नाम से बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट के नाम से बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। हम फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट के नाम से भी बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। इसको पीरियड कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं बच्चा। आ जाओ सेमी वेरिएबल में, सेमी वेरिएबल पे, सेमी वेरिएबल पॉइंट नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ नहीं है, इफ कॉस्ट इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ, फिक्स्ड कॉस्ट बोथ। अगर दोनों है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, यहाँ पे बताना मेरे को सीएमएस आप लोग, यहाँ पे बताना, ध्यान से बताना है। अगर हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर की बात करें ना, तो 3 तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाएगा, एक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो हमारा टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्शंस पे रहेगा। इफ माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग देन माय कॉस्ट आल्सो इंक्रीजिंग। अगर हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, बट फर्क यही है कि जिस रेशियो में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा, उसी रेशियो में अगर हमारा कॉस्ट घट रहा है बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट। या फिर दूसरा तरीका है कि सर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, एक्टिविटी पे, अगर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम है, रिमेन सेम है, तो वो हमारे लिए बन जाएगा, दैट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट विच आर कांस्टेंट, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या होता है, जो कि टोटल में हमारा कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शंस हमारे क्या रहेंगे? इररिलेवेंट फैक्टर रहेगा। अगर नंबर ऑफ यूनिट हमारे घटेंगे बढ़ेंगे, उससे हमारी कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, तो वो कॉस्ट होगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हम सॉरी वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या रहेंगे? आपके इंक्लूड रहेंगे। तो जब भी हम कॉस्टिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जिस हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर, उनमें जो जो कॉस्ट लगने वाली है ना, वो कॉस्ट हमारा वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक एग्जांपल करते हैं बच्चा, एक एग्जांपल करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखना है बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेट फॉर प्रोडक्ट जेट फॉर 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स from the following information.
from the following informations. What is the requirement of the question? To compute total cost of the product Z. Z की total cost बताना है। यदि प्रोडक्ट जेड हमारे कितने यूनिट बनाए जा रहे हैं, 10,000 यूनिट बनाना है, मेरे को 10,000 यूनिट बनाना है, उसकी कॉस्ट को बताना है। अब ये कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जो है ना, पास्ट एक्टिविटी है, पास्ट एक्टिविटी, पास्ट एक्टिविटी है, पास्ट एक्टिविटी है, पास्ट एक्टिविटी है। ये जो है ना हमारे पास, ये पास्ट एक्टिविटी है, और इस पास्ट एक्टिविटी पे हमने जो काम किया है ना, पास्ट एक्टिविटी पे जो काम किया है, पास्ट एक्टिविटी पे जो काम किया, पिछले हमारे साल की ये डेटा है, पिछला जो हमने वर्क किया था प्रोडक्ट जेड के लिए, वो इंफॉर्मेशन बता रहा है। पिछला जब हमने काम किया था ना बच्चा, वो हमने 2000 यूनिट बनाया था, और एक काम किया था हमने 5000 यूनिट बनाया था। ये पिछला वर्क है हमारा। 2000 यूनिट पे मैंने कभी काम किया था, और कभी मैंने 5000 यूनिट पे काम किया था। जब 2000 पे काम किया था ना, तो मटेरियल लगी थी, मटेरियल्स, मटेरियल्स, और लगी थी लेबर्स, और लगा था हमारा रेंट, और लगा था हमारा सैलरी, और हमारा लगा था रिपेयर्स। ये खर्चे लगे थे जब हमने क्या किया था, 2000 बनाया था और 5000 बनाया था। जब हमने 2000 यूनिट बनाया था, तो मटेरियल जो लगे था ना बच्चा, 20 रुपए पर यूनिट के रेट से, 20 रुपए पर यूनिट के रेट से। और जो लेबर लगे थे ना, वो लगे थे 20,000, और यहाँ पे लगे थे 50,000। ये जो है ना रुपीस है। और जो रेंट है ना, वो रेंट लगा था, रेंट जो लगा था 2,40,000, 2,40,000। जो सैलरी आ रहा था ना, वो 1,20,000, 1,20,000 आ रहा था। और जो रिपेयर्स था ना, रिपेयर्स जो था ना, ₹15 पर यूनिट था, ₹15 पर यूनिट था। ये था मेरे पास इंफॉर्मेशन था। जब हमने कितना यूनिट बनाया था, 2000 और 5000। अब जब 2000 5000 यूनिट बनाया था, तो 2000 मटेरियल और मटेरियल के लिए हमारा लगा था कितना, 20 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट। और जब हमने लेबर लगाया था, तो लेबर 20,000 और 50,000 लग गया था, और रेंट लगाया था तो 240 लग गया था। सैलरी वो 1,20,000, 1,20,000 था, और रिपेयर्स की बात करें तो 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट लगाई गई थी। ये था हमारा पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट डेटा, पास्ट एक्सपीरियंस। अब हमें ना काम करना है कि सर हम 10,000 यूनिट बनाना चाहते हैं। तो जब 10,000 यूनिट हम बनाएंगे, तो व्हाट विल बी माई कॉस्ट, मेरी कॉस्ट कितनी होगी। अब ये हम 10,000 की जो यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, ये पिछले डेटा के बेसिस पे, पिछले वर्क के बेसिस पे हम 10,000 की कॉस्ट को आज फाइंड आउट करेंगे। जबकि ये 10,000 अभी हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन हम प्रोडक्शन जब करना चाहते हैं, तो उस 10,000 की कॉस्ट क्या हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जब 10,000 की यूनिट को जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे ना सीएमए साहब लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट कॉस्ट को, जो पिछला एक्टिविटी हुआ था, जो पिछले साल पे हमने काम किया था, उनमें जो कॉस्ट लगी थी, उन कॉस्ट को हम क्या कर दे, क्लासिफाइड कर दे कि उनमें कौन सा वेरिएबल है और कौन सा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। जब हमें वो नेचर पता चल जाएगा, तो फिर जब 10,000 यूनिट के लिए काम करेंगे ना, उन्हीं नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉस्ट को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। और यही पूरी हमारी क्या आने वाली है, कॉस्टिंग आने वाली है। यहाँ तक क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, स्टार्ट करें। What is the requirement of the question? There is nothing. It is a computation of total cost of product Z. Product Z की ना कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रोडक्ट Z कितना बनाना है मेरे को, 10,000 यूनिट बनाना है। 10,000 यूनिट अगर Z बनाना है, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वो आ जाओ फटाफट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे, लेकिन हाँ, फाइंड आउट करने से पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द विच वन इज द विच वन इज द वेरिएबल एंड विच वन इज द फिक्स एंड विच वन इज द सेमी वेरिएबल। नाउ यहाँ पे आ जाओ। चलो, हो गया, सब लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस बहुत आसान है। सबसे आसान आपका क्या है पता है, कॉस्टिंग सबसे आसान है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअली करना पड़ेगा अच्छा। लेकिन सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट जेड कितनी यूनिट बनानी है? 10,000 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जितना आसान जीवन जीना है ना, उतना ही आसान हमारा कॉस्टिंग है, उससे भी कहीं आसान है, उससे भी कहीं आसान है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा सर, अमाउंट आ जाएगा बराबर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। बस एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज कि सर जो हमने पास्ट वर्क में खर्चे किए थे ना, वो खर्चे आने वाले हैं, वो खर्चे आने वाले हैं। जो पास्ट हमने वर्क किया है ना, वो बताना आज वो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताना बिफोर स्टार्टिंग, ये हमें कवर करने से पहले ना, कॉस्ट को फाइंड आउट करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पास्ट में हमने काम किया है या जो पास्ट में हमने काम कर लिया था, उसमें कौन कौन सी हमारी एक्सपेंसेस लगी थी, और जो एक्सपेंसेस लगाई जा चुकी थी उनमें कौन से नेचर के एक्सपेंसेस थे, हमारे वेरिएबल नेचर का था कि फिक्स नेचर का था कि हमारे सेमी वेरिएबल का था। यदि हमें ये सारी की सारी चीजें पता चल गई ना, बहुत आसानी से अपनी 10,000 यूनिट की कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाना, हमें तो ये पता चल गया कि सर जब हमने पास्ट में काम किया था ना जेड प्रोडक्ट पे, तो 2,000 यूनिट और 5,000 यूनिट बनाया था। 2,000 5,000 बनाने के लिए ना सर मेरे को मटेरियल लगा था, लेबर लगा था, और क्या लगा था, रेंट, सैलरी और रिपेयर्स लगा था। तो अब ये बताना, अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि मटेरियल, लेबर, रेंट और रिपेयर्स में से ना कौन सा वेरिएबल है, कौन सा हमारा फिक्स्ड है। अब देखो फिक्स्ड तो आसानी से आपको पता चल जाएगा, एक बार में आपको पता चल जाएगा ना ये फिक्स्ड नेचर का है सर। और अगर फिक्स्ड नेचर का है ना सर, प्रोडक्शन कितना भी कर लो सर, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें ना बच्चा, देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रेंट जो है ना वो 240 है, 240 है। जब 2,000 बनाया था तो भी 240 था, 5 बनाया था तो भी 240 है, तो सर 10 बनाएंगे तो भी 240 ही रहेगा, क्योंकि इस रेंट का नेचर ही फिक्स्ड है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी सर 1,20,000 है और 1,20,000 है, तो इसका मतलब सर 10 बनाए चाहे 15 बनाए, तो हमारी तो आनी ही आनी है 1,20,000 और 1,20,000 रुपए। तो सर मेरे को तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि सर जो रेंट है ना वो फिक्स्ड है और सैलरी जो है ना वो भी फिक्स्ड है। और जब फिक्स्ड कॉस्ट हो जाते हैं ना, हमारा इररिलेवेंट हो जाता है क्या, यूनिट्स, यूनिट्स हमारे क्या हो जाते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं। यूनिट्स इररिलेवेंट हो जाए, हम कितना भी यूनिट प्रोड्यूस करें, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे बच्चा लोग, नेक्स्ट, नेक्स्ट जब मेरे को ये पता चल गया कि सर जो मेरे पास रेंट और सैलरी है ना वो फिक्स्ड नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है, तो 10,000 जो बनाएंगे तो उसमें भी रेंट और सैलरी फिक्स्ड ही नेचर का रहेगा, बिल्कुल बराबर। और बताना, अगर हम मटेरियल की बात करें तो देखो यहाँ पे मटेरियल देखो 20 पर यूनिट है, 20 पर यूनिट है। और हमने आपको वेरिएबल का बताया था कि ईच एंड एवरी लेवल पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट सेम है, हमारी खर्चे पर यूनिट सेम है, वो खर्चे हमारे वेरिएबल हो जाते हैं। अगर कॉस्ट पर यूनिट ईच एंड एवरी लेवल पे है सेम, तो वो हो जाएंगे हमारे क्या, वेरिएबल। जैसे कि पास्ट हमने जो दो काम किया था, 2,000 एक 5,000 का ना, उसमें जो मटेरियल लगाया था ना उसमें 20 रुपए पर यूनिट जो था ना, वो 2,000 और 5,000 में क्या था, पर यूनिट सेम था। तो इसका मतलब सर यहां से मेरे को क्लियर हो गया कि वेरिएबल नेचर का है। सेम चीजें आपको बता दूं मैं लेबर की, लेबर की बात करते हैं सर। लेबर देखो यहाँ पे 20,000 और 50,000 है। हम वेरिएबल का एक और भी चीज बताया था कि अगर जिस रेशियो में हमारी यूनिट बढ़ रहे हैं, जिस रेशियो में यूनिट बढ़ रहे हैं, जिस रेशियो में हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, जिस रेशियो में हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी रेशियो में अगर हमारा कॉस्ट भी बढ़ गया ना, तो भी वो किस नेचर का होता है, वेरिएबल नेचर का होता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें, तो जब मैंने 2,000 यूनिट बनाया था ना सीएमए साहब लोग, तो यहाँ पे 20,000 रुपए आई थी, और जब मैंने 5,000 बनाया था तो 50,000 आया था। मतलब जिस रेशियो में हमारा प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो बढ़ी है, उसी रेशियो में हमारा ये लेबर कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हमारा जिस यूनिट में यूनिट बढ़ रही है, उसी रेशियो में टोटल वाली कॉस्ट अगर बढ़ती है, टोटल वाली खर्चे बढ़ते हैं ना,
वो हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो ये भी ना आपका किस नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है। और मैं आपको बताया कि वेरिएबल नेचर का है तो पर यूनिट भी सेम होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, हाँ चेक करा दो ना आप मेरे को, पर यूनिट क्या सेम है कि नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे सीपीयू, तो 20,000 डिवाइड बाई 2,000 10 रुपए, 50,000 डिवाइड बाई 5,000 10 रुपए। ओ सर हाँ, बिल्कुल यहाँ पे पर यूनिट भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब अब तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो मटेरियल है, जो लेबर है ना, वेरिएबल नेचर का है। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, बताना बच्चा, क्लियर और नॉट क्लियर। अब आते हैं हमारे पास रिपेयर्स की बातें। रिपेयर्स की अगर हम बात कर लेना, रिपेयर्स की बातें, रिपेयर्स को देखेंगे। रिपेयर्स क्या कहता है, रिपेयर्स कहता है कि जब आपने पास्ट 2000 5000 काम किया था ना, तो रिपेयर्स पर यूनिट 15 रुपए, रिपेयर्स पर यूनिट 15 था। अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया है सर, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर, यहाँ पे 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल नेचर का है बच्चा, वेरिएबल नेचर का। क्लियर और नॉट क्लियर, बता दो, एक बार बता दो मेरे को, क्लियर और नॉट क्लियर, बताना मेरे को, क्लियर और नॉट क्लियर। चलो आ जाओ, अब आते हैं हम लोग फटाफट 10,000 यूनिट के लिए काम करते हैं सर। ओ सर सुनो सर, हमने कहा सर सबसे पहले आप लिख लो वेरिएबल, हमने कहा वही करना है बच्चा, वेरिएबल। सर वेरिएबल में ना आपके पास मटेरियल है, हमने कहा बराबर, मटेरियल कॉस्ट है। सर वेरिएबल 10,000 यूनिट है, हमने कहा मटेरियल 20 रुपए पर यूनिट, तो इसका मतलब टोटल हो गया 2 लाख, और कॉस्ट पर यूनिट हो गया 20, क्योंकि वेरिएबल का ना कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। यहाँ पे 20 रुपए था, 20 रुपए तो सेम आ गया। सर लेबर भी लिखो ना, आपका वेरिएबल है, हमने कहा बराबर है। इसका सर ना पर यूनिट आपने यहाँ पे दिखाया 10 रुपए, हमने कहा 10 रुपए, तो 10,000 इंटू 10 रुपए, सी में से आप 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। क्लियर और नॉट क्लियर, बताना, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है सीएमए साहब, पता है आपको रिपेयर्स भी वेरिएबल नेचर का है, हाँ सर बराबर है, दिख रहा है सर, हाँ रिपेयर्स है, 15 रुपए पर यूनिट है, तो 10,000 इंटू 15, और ये आ गया 1,50,000। और मजे की बात बताऊं, इसका अगर टोटल कर देना तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, कितना हो गया पता है, 4,50,000, 4,50,000। अब यहाँ पे जो है ना 30 और ये 15, ये जो है ना, अभी इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर ये क्या है और ये क्या चीजें हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजें समझाते हैं आपको, ये क्या है सर और ये क्या है। इसी पे पूरा का पूरा काम करना है मेरे को, 1 2 क्लासेस 3 क्लासेस इसी पे लगने वाली है सी में साहब। अब यहाँ पे आ जाओ सर, ओ सर वेरिएबल के बाद ना आप फिक्स्ड कॉस्ट लिखोगे, हमने कहा बराबर, आपको कैसे पता, फिक्स्ड कॉस्ट लिखा मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट लिखा मैंने और फिक्स्ड कॉस्ट मैंने लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है पता है आपको, रेंट है सर, रेंट है, हमने कहा कितना है, 2,40,000। सर सैलरी है, हमने कहा सैलरी है 1,20,000, सैलरी है 1,20,000, रेंट है 1 लाख। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं ना सीएमए साहब लोग इसको पॉइंट ए बोल दूं, तो इसको पॉइंट बी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये पॉइंट बी जो होगा ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और ये है 3,60,000। और अगर टोटल की मैं बात कर लूँ ना, टोटल हो जाएगा ए प्लस बी, 4 50 3 60, 8,10,000 रुपए, 8,10,000 रुपए। यहां तक नोट करेंगे बच्चा, यहां तक नोट करेंगे, यहां तक नोट करेंगे सब लोग। चलिए हो जाए तो बताना, यहां तक नोट करना है, 8,10,000 रुपए, यहां तक बताना, क्लियर और नॉट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और बिल्कुल आसान है कॉस्टिंग, कुछ भी नहीं है, बस बस देखना, ऐसे ऐसे खत्म हमारा कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे,
चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब मेरे को ना समझाना है आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये मेरे को दिया है ना, ये जो दिया है ना 45 रुपीज, ये 45 को समझाना है। ये जो 45 है ना, ये जो 45 है ना, ये जो 45 है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये जो ना 45 है, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ये जो ना 45 है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब मेरे को बताना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 45 है ना, आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। इसमें ना मटेरियल है, मटेरियल है, इसमें ना बच्चा लेबर है, इसमें ना लेबर है, लेबर, इसमें ना लेबर है, और इसमें एक और भी खर्चा था, रिपेयर्स था, रिपेयर्स। ये जो ना मटेरियल दिया है ना, मटेरियल, ये 20 रुपए, 10 रुपए, और ये दिया है 15 रुपए। ये जो है ना, ये जो ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस 2010 दिया है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, बट इसको ना ईच एंड एवरी पोर्शन को बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब मेरे को ये बताना, ये जो एक्सपेंसेस है ना वेरिएबल, ये किस फॉर्म में हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है? मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, आपको बता दूं लेबर के फॉर्म में हो सकता है, आपको बता दूं ना मैं, आपको बता दूं ना मैं एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो सकता है। अब ध्यान सुनना, ध्यान से इधर, एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो सकता है, मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, लेबर के फॉर्म में, और एक्सपेंसेस के फॉर्म में। अगर हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम है, कांस्टेंट है, तो वो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। अगर हमारा लेबर कांस्टेंट है पर यूनिट, तो वो हो जाएगा वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। अगर हमारा एक्सपेंसेस है ना, अदर एक्सपेंसेस है ना, पर यूनिट सेम है, पर यूनिट, टोटल की बात नहीं कर रहे, पर यूनिट सेम है ना, वो हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट के नाम से हो जाएगा। और जब इन सब का हम टोटल कर देते हैं ना, टोटल जब कर देते हैं ना, वो बन जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन जाता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन जाता है। अब मेरे को बताना बच्चा, ध्यान से सुनना, इन तीनों को जब हम टोटल करते ना, इन तीनों को ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाना थोड़ा सा, इन तीनों को जब टोटल करते ना, वापस से ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट में, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से, बस खत्म है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट में और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ना हम लोग ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं, याद करो, ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं, ओवरहेड के नाम से। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसको हम ओवरहेड के नाम से बोलते हैं। अब देखो ना, आपको मैं बता दूं, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट अगर वेरिएबल नेचर का हुआ, तो ये होता है वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर ओवरहेड है ना, ओवरहेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल नेचर का, तो ये होता है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। यहाँ पे देखो हमने लिखा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ पे देखो वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ना ओवरहेड फंक्शनल वाइज भी काम करता है, फंक्शनल वाइज, फंक्शनल वाइज यहाँ पे ध्यान देखो, बिल्कुल ओवरहेड फंक्शनल वाइज अगर हम बात करते हैं ना, ये होता है बच्चा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, याद करो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और बच्चा ये होता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ओवरहेड। और तीसरा आप याद करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यही होते हैं हमारे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, ये देखो क्या है मेरे पास, एक ना बाइफरकेशन, बाइफरकेशन ऑफ द चार्ट है, जो कि हमारी ट्रेसेबिलिटी और बिहेवियर को लिंक करने का काम कर रहा है, लिंक करने का काम।
अब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये देखो मटेरियल लेबर रिपेयर्स जो तीनों था ना, वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। इसमें मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस होता है। इन तीनों में ना डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है। अगर डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल वाला है ना सीएमए साहब, तो वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। अगर हमारा ना इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो उसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। आप याद करो, ट्रेसेबिलिटी वाले में कराया था। जब ये ओवरहेड बोलते हैं ना, तो वेरिएबल अगर हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो इसको वेरिएबल ओवरहेड भी हम बोल सकते हैं। जब ये वेरिएबल ओवरहेड है ना, तो ओवरहेड को हम बाइफरकेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं। अब मेरे को ये बताना बच्चा, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें ना, वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस दिस, अगर इन सबको ऐड कर दे, ये तीनों ऐड कर देंगे ना, तो ये तो वेरिएबल ओवरहेड मिलेगा, वेरिएबल ओवरहेड। और जब हम इस वेरिएबल ओवरहेड में डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देते हैं ना सीएमए साहब, तो ये मिलता है मेरे को वेरिएबल कॉस्ट मिलता है, वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। अब यही चीज तो हमने बताया आपको कि अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें ना, तो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल ओवरहेड अलग चीज है, वेरिएबल कॉस्ट अलग चीज है। अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम वापस से बाइफरकेट करना चाहें, यहाँ पे देखो अब इस पे आ गया मैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करना चाहें तो वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा इसमें क्या मिल जाता है, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर वेरिएबल ओवरहेड। ये है हमारे पास बाइफरकेशन, ये है हमारे पास बाइफरकेशन। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल नेचर का है तो ये भी कॉस्ट पर यूनिट होगा, और अगर ये है तो ये भी हमारा कॉस्ट पर यूनिट होगा, कॉस्ट पर यूनिट होगा। यहां तक बताना क्लियर और नॉट क्लियर, यहां तक बताइए क्लियर और नॉट क्लियर। अब मेरे को ये बताना बच्चा, मेरे को ये बताना, ध्यान सुनना, मेरे को ये बताना, ये तो चीजें थी, आप इसको एक बार नोट कर लो ना, सारी की सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली है। यहाँ पे ये चीजें हमारा हो गया है, बट अब यहाँ पे हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है मेरे को सर, कॉस्ट बताना है। आज एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे, और एक एग्जाम्पल में नोट करना है बच्चों, यहाँ पे नोट करेंगे एग्जाम्पल, कंप्यूट टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक ओवरहेड। ये दिया है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड 10 लाख, और हमारे पास है फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख। 10 लाख है वेरिएबल ओवरहेड, और फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे पास 5 लाख। आपको बताना है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट या टोटल ओवरहेड बताना है। अब मेरे को ये बताना है बच्चा, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन बिल्कुल आसान। टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बताना, टोटल ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट मे बी इन द नेचर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड, और क्या हो जाएगा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। अब बताना, आपका वेरिएबल ओवरहेड दिया है 10 लाख, और फिक्स्ड ओवरहेड दिया है 5 लाख, ये हो गया टोटल ओवरहेड 5 लाख, टोटल ओवरहेड हो गया 5 लाख, टोटल ओवरहेड हो गया 5 लाख रुपए। यहाँ तक क्लियर और नॉट? बस इसको समझ लिया ना, तो वे एवरीथिंग इज क्लियर, आगे चल के कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों। कंप्यूट टोटल ओवरहेड,
कंप्यूट टोटल ओवरहेड लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड 5,00,000, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड 2,50,000, ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन फिक्स्ड 1,50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 4 lakhs, selling and distribution fixed 1,50,000, 1,50,000। चलो इसको फटाफट करो। What is the requirement of the questions? Compute total overhead. Total overhead. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं टोटल ओवरहेड बताना है, टोटल ओवरहेड। यहाँ पे देखो मेरे साथ साथ, यहाँ पे देखो सेम ऐसा, यहाँ पे सॉल्यूशंस टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब बताना टोटल वेरिएबल ओवरहेड की अगर हम बात करें तो बताना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिन, और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिक में आपको कराया था मैंने, ट्रेसेबिलिटी में ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो 5,00,000 है, तो सर ये 5,00,000 हो गया, इनका बराबर जो ऑफिस एंड एडमिन है ना वो आपको लिख रहा है, देखो ऑफिस एंड एडमिन फिक्स्ड, तो इसका मतलब वेरिएबल है ही नहीं, बराबर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखेंगे 4,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए, जो 4,00,000 दिया ना ये सेलिंग वाला, जो 4,00,000 है ना वो टोटल कितना है आपका सेलिंग वाला 4,00,000 रुपए, और भी 4,00,000 क्या दिया यहाँ पे देखें वेरिएबल दिया है, तो टोटल अगर वेरिएबल ओवरहेड की बात करें ₹9,00,000। सेम चीज हमारा फिक्स्ड में भी होता है, सेम चीज है फिक्स्ड में। फिक्स्ड हमारा क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड बता रहा है 250, यहाँ पे देखो ये देखो 250 है, तो फिक्स्ड है मैन्युफैक्चरिंग 250। ऑफिस एंड एडमिन देखो फिक्स्ड है 150, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड है ही 150। अब ये बताना मेरे को टोटल कितना हो गया पता है, ₹5,50,000।
वेरिएबल 9 है, 550 है, 14,50,000, 14,50,000 इज माई टोटल ओवरहेड्स। दिस इज माई टोटल ओवरहेड्स है, टोटल ओवरहेड्स है 14,50,000। चलो बच्चा यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर। अब देखो थोड़ा सा धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग और भी इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, सुनो एक एग्जांपल नोट करना है। एग्जांपल बताना यहां तक क्लियर और नॉट। ओवरहेड्स फंक्शनल वाइज हमारा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एंड एडमिन। ओवरहेड बिहेवियर वाइज अगर हम बात करें तो दो, वेरिएबल ओवरहेड और कौन सा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड। एंड नाउ द वेरिएबल ओवरहेड फंक्शनल वाइज बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एंड सेलिंग। फिक्स्ड ओवरहेड अगर फंक्शनल वाइज बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक उम्मीद है क्लियर और नॉट क्लियर। नेक्स्ट हमें पास एक एग्जांपल का जवाब देकर लिखना है। कंप्यूट टोटल कॉस्ट, compute total cost. Now the variable cost is equal to 10 lakh, fixed cost is equal to 15 lakh, fixed cost is equal to 15 lakh. Now you have to compute the total cost. Now you have to compute the total cost. बताना, ये हो गया हमारा एग्जांपल। कंप्यूट टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 10 लाख रुपए एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 15 लाख रुपए। 10 लाख रुपए और 15 लाख, 10 लाख रुपए और 15 लाख। सॉल्यूशंस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो बताना अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें ना, टोटल कॉस्ट तो सर इसमें दो कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और होता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे ना ओवरहेड मैं वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, कॉस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब बताना मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दिया ही है 10 लाख रुपए और फिक्स कॉस्ट दिया है मेरे को 15 लाख और टोटल कॉस्ट हो गया 25 लाख। भाई 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, दिस इज माय टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज हाउ मच, 10 lakhs and fixed cost is rupees 15 lakhs. Now the total cost of the product 25 lakhs. Maybe clear or not? Yes, I got clear. नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट एग्जांपल पे करना है बच्चा, यहाँ पे लिखें कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक ओवरहेड 8 लाख, फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक फिक्स्ड ओवरहेड 6 lakhs। कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो थोड़ा सा मैंने क्या किया, चेंजेस करना शुरू किया है सर, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट and what will be the stages for computing the cost and what will be the process for computing the cost and what will be the methods for computing the cost and what will be the classification for computing the cost. Now the variable direct cost दिया है 5 लाख, variable indirect cost दिया है 8 लाख और fixed indirect cost fixed overhead दिया है 6 लाख रुपए। बच्चा ध्यान से सुनना है, you have to ascertain the total cost of product. Now
अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट है मेरे पास 5 लाख, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना मेरे पास 8 लाख है, और फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट है मेरे पास 6 लाख रुपए है। नाउ यू हैव टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशंस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब बताना, अगर हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं ना, टोटल कॉस्ट, तो बताना सीएमए साहब लोग, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, और कौन सी कॉस्ट आ जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें ना, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड। अब बताना मेरे को डायरेक्ट कॉस्ट दिया है, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख, ये हो गया ₹5 लाख। और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है 8 लाख, और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू 8 लाख। Now the total variable cost, now the total variable cost is 5 lakhs plus 8 lakhs, 13 lakhs, rupees 13 lakhs. And the same thing, fixed cost, फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वापस इसमें भी फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट एंड फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट एंड फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इस क्वेश्चन में दिया है नील। और मैं आपको बता दूं, एक नोट पे लिख लो, फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट ऑलवेज बी नील, हमेशा नील होता है, कुछ भी हो जाए, कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट हमारी फिक्स्ड नहीं हो सकता है। इन सम एक्सेप्शंस, 99.99% केस में आपका डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड ओवरहेड दिया है ना सीएमए साहब, यहाँ पे ध्यान दो, फिक्स्ड ओवरहेड जो दिया है वो 6 लाख रुपए दिया है, 6 लाख। अब इस फिक्स्ड ओवरहेड को अगर हम 6 लाख रुपए दिखा देना, 6 लाख रुपए, तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा 6 लाख रुपए। और वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल 13 है और फिक्स्ड कॉस्ट है 6, टोटल कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास सीएमए साहब लोग 19 lakhs। 19 lakhs is my total cost of the product, and this bifurcation may also be extended। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ मूव करेंगे ना, डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी बात हो जाएगी। और वेरिएबल ओवरहेड की तरफ बात करेंगे ना, तो वापस वेरिएबल ओवरहेड में मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड, तब जाके हमें टोटल क्या मिलेगा, वेरिएबल ओवरहेड। और जब टोटल वेरिएबल ओवरहेड मिल जाएगा ना, उसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट को अगर ऐड कर देंगे ना, तब जाके हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में, वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड में डिफरेंसेस क्या है। वेरिएबल ओवरहेड इज पार्ट ऑफ माय वेरिएबल कॉस्ट, पार्ट ऑफ माय वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का एक पार्ट है हमारा वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड में जब तक हम डायरेक्ट कॉस्ट को नहीं ऐड करेंगे, तब तक हमारा वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बनता है बच्चा, नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर, यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर। और हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारी की सारी चीजें हमारे क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज यहीं पे आपको क्लासेस ओवर करता हूं। लेकिन हाँ, बिफोर
कंक्लूडिंग दी क्लासेस, सबसे पहले आज हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक कवर किया और जो पास्ट में कवर किया था उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग ने कवर किया था दैट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर में जब कॉस्ट को हम बाइफरकेट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो तीन तरह की होती है। वेरिएबल ओवरहेड, एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ने के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर घट रहे हैं तो घटने के हिसाब से हमारी कॉस्ट घट जाएगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन बढ़े या घटे, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट हमारी कांस्टेंट रहती है एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शंस। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल हमारे चेंज होंगे, कॉस्ट कभी चेंज नहीं होंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे वो हो जाते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही क्या होते हैं सर, इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो बन जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन भी हमने आपको कराना सिखा दिया था, और सब कुछ सारा का सारा आज यहाँ पे हो गया। इससे पहले बताना, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिकली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर तो हुआ ही हुआ है। उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी किया था। अगर ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी में डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट था। और डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, द कॉस्ट विच आर प्योरली डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट, दैट कॉस्ट विल always be considered as direct cost. And indirect cost, the cost which are related to product but not directly, that will be known as what, indirect cost। यहाँ तक क्लियर और नॉट क्लियर बच्चा? और आज हम लोग यहीं पे क्लासेस को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। तब तक के लिए बच्चों लोग बाय बाय, खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत। और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे पे थर्ड क्लास के साथ।